नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों हम देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान विषय और उसके हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरी यूनिट अपनी चल रही है, उसमें 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, छठा और सातवां। आज रहेगा अपना 8वां लेसन सूक्ष्म जीव। तो देखते हैं मित्रों इसमें क्या दे रखा है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनके लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूक्ष्म जीव। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो पूरा एंड तक वीडियो को देखें बिना स्किप करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो देखते हैं मित्रों आज का टॉपिक सूक्ष्म जीव। तो चैप्टर नंबर आपका 8वां सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसके अध्ययन बिंदु रहेंगे। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, क्या होता है सूक्ष्म जीव, कितने प्रकार हैं इसके, क्या लाभ हैं सूक्ष्म जीवों से, हानियाँ कौन कौन सी हैं, और सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु सामग्री का उचित रख रखाव किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये अध्ययन बिंदु हैं, ये देखने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, हमारे आसपास के अनेक सजीव पाए जाते हैं। सजीव सजीव होते हैं मित्रों जो श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, पाचन आदि सभी क्रियाएं करते हैं, इसके साथ में वृद्धि भी करते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं, गति भी करते हैं। तो हमारे पास अनेक सजीव पाए जाते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे ब्लू व्हेल, हाथी, बरगद का पेड़ आदि, और कुछ इतने छोटे होते हैं जिन्हें आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है, जैसे अमीबा, जीवाणु, वायरस आदि। तो ये इतने छोटे जीव हैं जिनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनके उदाहरण याद रखेंगे, अमीबा, जीवाणु, वायरस। ऐसे सजीवों को जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा याद रखेंगे। ऐसे सजीवों को जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को या बहुत ही छोटी वस्तुओं को देखा जा सके, वो होता है आपका सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो ये परिभाषा है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की भी परिभाषा दे रखी है, देखो। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता है, आपका क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहलाता है। अब देखो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, क्या होता है। गतिविधि दे रखी है, एक ब्रेड या रोटी को नमी वाले स्थान पर रखिए और प्रत्येक दिन इसमें होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर सूचीबद्ध कीजिए। कितने दिनों में इनकी सतह सफ़ेद तंतु जैसी संरचनाओं एवं काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। नमी वाला स्थान जहाँ पर क्या हो, जैसे जलवाष्प हो, थोड़ी नमी हो, बरसात का मौसम होता है, आपको पता है उस समय हवा में नमी रहती है। तो ब्रेड या रोटी को नमी वाले स्थान पर रखते हैं और इस पर क्या देखते हैं, सफ़ेद तंतु जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं, काले धब्बे से बन जाते हैं कई बार। तो इसको अपन साधारण भाषा में तो फफूंद कहते हैं। क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं इसको। सफ़ेद सफ़ेद संरचना अपने को दिखाई देती है, या अपने राजस्थानी की बात करें तो बुफन भी बोल देते हैं इसको। आवर्धक लेंस होता है मित्रों, जैसे कोई छोटी वस्तु है तो उसको बड़ा करके देखना किसके द्वारा देखा जा सकता है, आवर्धक लेंस के माध्यम से। अब देखिए आगे, आपको किस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या आपको ये संरचनाएं बिना आवर्धक लेंस के भी दिखाई दे रही थी, या ये संरचनाएं क्या हैं, ये संरचनाएं कहाँ से आई हैं। ये संरचनाएं कवक के तंतु या बीजाणु हैं, कवक के तंतु या बीजाणु हैं। कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बीजाणु हवा में विद्यमान रहते हैं। अनुकूलन वातावरण व पोषण की उपस्थिति में ये वृद्धि कर ऐसी तंतु रूपी संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो ये कवक आपका सूक्ष्म जीव है मित्रों। कवक है वो सूक्ष्म जीव है, और इसके बीजाणु हैं वो हवा में भी विद्यमान रहते हैं। और अनुकूलन वातावरण, इसकी जो कंडीशन होती है उसकी स्थिति के अनुसार उसको वातावरण मिल जाए और साथ में पोषण मिल जाए तो ये क्या करता है, वृद्धि कर लेता है, और इस प्रकार की जो सफ़ेद तंतु जैसी संरचनाएं उनका निर्माण हो जाता है। अब आगे देखिए गतिविधि 2, यह आपका आवर्धक लेंस दिखा रखा है इसमें, जिसे देखो ये नाम भी नीचे लिख रखा आवर्धन। इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, तो इसमें लेंस लगा रहता है। लेंस के माध्यम से कोई भी वस्तु को थोड़ा सा क्या है, उसके आकार में बढ़ोतरी में हमें देख सकते हैं। गतिविधि 2, एक तालाब या पोखर के जल की कुछ बूंदों को कांच के स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखें। तालाब में जो एकत्रित पानी है उसकी कुछ बूंदें लेकर के स्लाइड आपकी जो होती है कांच की बनी हुई, उस पर रखिए। आपको किस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये संरचनाएं क्या हैं, तो इनकी जानकारी करते हैं। जल की एक बूंद में अनेक प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। अतः सूक्ष्म जीव सामान्यतः हवा, पानी, मिट्टी, गर्म जल स्रोतों, बर्फीले क्षेत्रों, दलदली भूमि
अर्थात सर्वत्र पाए जाते हैं। तो आपके सूक्ष्म जीव हैं वो सभी जगह विद्यमान रहते हैं, चाहे हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो या गर्म जल हो, उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। चाहे बर्फ़ जमी हुई हो या दलदली, जहाँ पर कांप वाला चित्र हो, कांप वाली भूमि हो, वहाँ पर भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में, 1 ग्राम मिट्टी में मित्रों लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को चित्रों में दिखाया गया। देखिए यह आपका अमीबा है, ये चप्पल जैसी संरचना देखो पैरामीशियम की है। ये वायरस आपका विषाणु, ये कवक है। ये गोबर पर देखो, ये भी कवक ही है आपका, गोबर पर जो लगे रहते हैं। साधारणतः राजस्थान में तो भुंगा बोलते हैं इनको। और ये जीवाणुओं की संरचना है, इस प्रकार के होते हैं। ये कवक की अलग अलग प्रकार की संरचना है कवक की। देखो ये भी कवक है, ये भी कवक है, और ये भी कवक, और ये आपका शैवाल जो पानी पर आता है ना, शैवाल वो। अब देखिए आगे सूक्ष्म जीवों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव? ये 6 प्रकार के होते हैं मित्रों। विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक है, प्रोटोजोआ या शैवाल। और इनके जो इंग्लिश वाले नाम हैं वो भी याद रखें मित्रों। विषाणु की जगह कई बार क्या लिख दिया जाता है? वायरस। और जीवाणु, तो जीवाणु यहाँ पर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और कवक यह आपका होता है फंजाई, ये क्या होता है आपका? फंजाई। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ही लिखते हैं। शैवाल है तो इसको एल्गी लिखते हैं मित्रों, एल्गी। तो ये इनके इंग्लिश वाले नाम भी साथ में आपको ध्यान रखने हैं। कई बार क्या करता है? विषाणु नहीं देता है, कई बार विषाणु देता है तो वायरस नहीं देता है। इस प्रकार से नाम दे दिए जाते हैं। बैक्टीरिया दे दिया तो वहाँ पर आपके कन्फ्यूजन रहेगा कि विषाणु है या जीवाणु है, तो इसको ध्यान में रखें अच्छे से। कवक है आपका फंजाई, शैवाल है एल्गी, और विषाणु वायरस, और जीवाणु आपका बैक्टीरिया। अब देखिए विषाणु में क्या दे रखा है? ये 6 प्रकार के हैं मित्रों सूक्ष्म जीव, तो इनके नाम याद रखेंगे। ये सूक्ष्मतम संरचनाएं, इन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। सजीव व निर्जीव के दोनों के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं विषाणु में। इसमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में ये निर्जीव की तरह रहते हैं, लेकिन जब किसी सजीव में प्रवेश करते हैं तो इनमें वृद्धि एवं गुणन होता है। प्रकृति में जब रहते हैं, जब तक प्रकृति में मौजूद रहते हैं विषाणु, तब तक तो क्या है? निर्जीव अवस्था में रहते हैं। नहीं किसी प्रकार की गति करते हैं, नहीं पोषण देखने को मिलता है, नहीं उत्सर्जन होता है, नहीं पाचन की क्रिया होती है। लेकिन जो ही सजीव शरीर में प्रवेश करते हैं तो इसमें वृद्धि भी होती है, गुणन भी होता रहता है। गुणन का मतलब अपने, जैसे पहले इतना सा था, उसके बाद में धीरे धीरे इसमें क्या हुई? बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये स्थिति है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, यानी दोनों गुण देखने को मिलते हैं। ये पादपों एवं जंतुओं में कई प्रकार के रोग फैलाता है। उदाहरण टोबैको मोजेक वायरस, यह आपका तंबाकू में देखने को मिलता है, टोबैको मोजेक वायरस TMV। और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV जिसको बोलते हैं, ये एड्स का कारण है। एड्स रोग का कारण कौन सा है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV का पूरा नाम, TMV का पूरा नाम, ये भी याद रखें, टोबैको मोजेक वायरस। और इफेक्ट करता है किसको? तंबाकू को। और ये करता है आपको एड्स बीमारी फैलाने में। तो ये विषाणु है पहला। दूसरा देखो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, जो जीवाणु फिल्टर में से भी छन जाती है। इसके द्वारा पादपों में बैंगन का लघुपरण एवं तिल की फिलोडी नामक रोग हो जाते हैं। इन्हें पादप जगत का बहुरूपिया भी कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का बहुरूपिया, तो आपका क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, ये याद रखें। और ये 2 रोगों के नाम हैं पादपों में, बैंगन का लघुपरण और तिल का फिलोडी नामक रोग। अब तीसरा देखिए जीवाणु, बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है मित्रों। पादप जगत का बहुरूपिया माइकोप्लाज्मा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और जीवाणु की बात करें, तीसरा दे रखा है बैक्टीरिया आपका। ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं, प्रोकैरियोटिक, जिसमें जैसे ये केंद्रक है आपका, ये केंद्रक है, तो इसके चारों ओर जो एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, वो इसमें क्या है मित्रों? अब्सेंट होती है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो ये भी ध्यान में रखें। तो इसमें जो जीवाणु होता है उसमें केंद्रक तो पाया जाता है, लेकिन उसके चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है केंद्रक झिल्ली, वो अब्सेंट होती है। एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, सिर्फ एक ही कोशिका हो उसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। हमारे पास आसपास के प्रत्येक स्थान पर जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण ई कोलाई और लैक्टोबैसिलस। तो ये जीवाणुओं के नाम हैं। यह आपका दूध में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। इस्चिया कोलाई यह आपकी मनुष्य की हाथ में पाई जाती है। तो याद रखें इनको, ये जीवाणुओं के उदाहरण हैं। कवक देखिए अगला, या फंजाई, इन्हें फफूंदे या फंगस या कवक भी कहते हैं, और अपने साधारण भाषा में इनको क्या कहते हैं? बुफन भी बोलते हैं। लेकिन ये शब्द पूछा नहीं जाता है। लेकिन याद रखें, जो बुफन आ जाती है, कई बार अपन बोलते हैं कि ये रोटियां तो सड़ गई है, अचार भी सड़ गया है, इस पर बुफन आ गई है, तो उसको फेंक देते हैं।
तो वो आपका क्या होता है, कवक होता है मित्रों। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पर्णहरित तो आपको पता है हरे कलर का होता है, हरे रंग का होता है, लेकिन ये तो पूरी की पूरी सफ़ेद संरचना होती है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। कुछ कवक मर्तोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण की विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आपका मशरूम या सांप की छतरी भी जिसको बोला जाता है। तो ये दूसरे जो भी सड़ी गली वस्तुएं हैं, जैसे गोबर है, गोबर पड़ा है तो उस पर मशरूम आपने काफ़ी देखे होंगे। सांप की छतरी अपन साधारण भाषा में बोलते हैं कि सांप की छतरी बनी हुई है, तो वो आपका मशरूम होता है, ये गोबर में ज़्यादा उगता है। कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। परजीवी यानी दूसरे के सारे जीवन निवेदित करते हैं, उससे लाभ प्राप्त करते हैं। उदाहरण गेहूं पर पक्सीन या ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई यानी काला कीट रोग जिसको बोला जाता है, ये इसका उदाहरण है मित्रों परजीवी का। गेहूं पर पक्सीन या ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई काला कीट रोग तथा बाजरे पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जोगन रोग आदि। जोगन रोग भी है, काला कीट रोग, ये गेहूं में देखने को मिलता है। पक्सीन या ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई, ये याद रखें नाम इनके। बाजरे पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला या जोगन रोग जिसको बोला जाता है। कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। शैवालों के साथ में सहजीवन की भूमिका में रहते हैं। सहजीवन यानी एक दूसरे पर निर्भरता रहती है। कुछ भाग शैवाल इनको प्रदान करते हैं और कुछ कवक इनको प्रदान करते हैं। अगला मित्रों इसमें पांचवा दे रखा है आपका प्रोटोजोआ। ये भी एक कोशिकीय जीवी है, उदाहरण इसके अमीबा, पैरामीशियम आदि। नेक्स्ट देखिए छठा और अंतिम सूक्ष्म जीव है आपका शैवाल या एल्गी जिसको बोलते हैं। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले पादप हैं। एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय, यानी शुरुआत में तो क्या है, जैसे छोटी संरचना है तो एक कोशिकीय, और फिर धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं, वृद्धि करती हैं तो बहुकोशिकीय संरचना वाले जीव बन जाते हैं। शैवालों की उपस्थिति के कारण ही तालाबों, नदियों, पोखरों, नालों आदि का पानी हरा दिखाई देता है। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, ये यूकेरियोटिक जिसमें तो आपका केंद्रक होता है, उसके चारों ओर केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है। एक कोशिकीय होते हैं स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये भी यूकेरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय। तो ये याद रखेंगे मित्रों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि यूकेरियोटिक होंगे, एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स आपके हैं यूकेरियोटिक और बहुकोशिकीय। और क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये भी क्या हैं, यूकेरियोटिक हैं लेकिन एक कोशिकीय। नील हरित शैवाल की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक हैं और बहुकोशिकीय। जो नील हरित शैवाल है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्या होता है मित्रों, जो आपका केंद्रक है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब देखिए इसके लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। अनेक सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। आओ ऐसे सूक्ष्म जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। गतिविधि 3 देखिए, दही किस प्रकार से बनता है। सामग्री, दही बनाने के लिए दूध चाहिए, दही या दावण चाहिए, भगोनी ये कोई पात्र, और उसके ऊपर ढक्कन रखने के लिए। तो ये आवश्यक सामग्री चाहिए दही बनाने के लिए। विधि किस प्रकार से बनाया जाता है, दूध को उबालने तक गर्म करते हैं, गुनगुना होने तक ठंडा कीजिए। गुनगुना होने का मतलब जब आप मान लीजिए पात्र में त्रित कर रखा है दूध को गर्म करके, उसके बाद में आप अगर उसमें अंगुली अपनी दे पाते हैं या आपको ना तो ठंडा लग रहा है और ना गर्म है, इस प्रकार की स्थिति हो, हल्का हल्का गर्म लगे, तब तक आपको क्या करना है, उसको ठंडा करना है। गुनगुने दूध के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दही या जामुन डालकर अच्छी तरह से हिलाइए और बर्तन को ढक दीजिए। अब बर्तन को अपेक्षाकृत रसोई के गर्म हिस्से में रख दीजिए। सर्दी के मौसम में इसे आटे की टंकी में भी रख सकते हैं, जिससे क्या है उसका तापमान बना रहे। अब सुबह उठकर देखने पर लगभग 12 घंटे रखने के बाद में आप देखते हैं इसको, तो परीक्षण करते हैं, दूध दही में बदल जाता है। और निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, कि दही या जामुन में उपस्थित है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा यह दूध दही में बदल जाता है। अब ये जीवाणु नहीं होते तो मित्रों क्या आप दही जमा पाते, नहीं जमता। तो इसलिए जीवाणु क्या है आपके लिए लाभदायक हैं। ये है लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो आपके दही या जामुन में पाया जाता है। उपयुक्त गतिविधि से यह ज्ञात होता है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। नेक्स्ट देखो सूक्ष्म जीवों से लाभ कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीवों से लाभ, खाद्य सामग्री का निर्माण, खाने वाली सामग्री का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। दही, पनीर, सिरका आदि के निर्माण में
सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, चाहे आप दही की बात करें, पनीर बनाना हो या सिरका जो एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में व जलेबी बनाने में हेतु प्रयुक्त घोल में खमीर उठाने के लिए किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। ईस्ट का प्रयोग है वो डबल रोटी बनाने में और जलेबी बनाने में किया जाता है। क्लोरेला का उपयोग है सूप एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग है आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। तो क्लोरेला के उपयोग देखो, एक तो सूप बन गया आपका, और खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, अन्य खाद्य पदार्थ जिनमें क्लोरेला का उपयोग किया जाता है उनको बनाने में और आइसक्रीम को बनाने में। तो ये ध्यान रखेंगे खाद्य सामग्री बनाने में किन किन का उपयोग किया जाता है, ईस्ट का, क्लोरेला का और दही पनीर सिरका आदि के निर्माण में भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। जीवाणु आपके बैक्टीरिया। औषधि निर्माण में देखो, औषधियाँ जो दवाइयाँ हैं जिनसे रोगों के प्रति लड़ने में हमें पावर मिलती है, ये हैं आपके क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से विटामिन B12 का निर्माण किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इससे विटामिन बनती है B12, साइनोकोबालेमिन जिसको बोलते हैं, कोबाल्ट में। तथा एंथ्रेक्नोइड बेसिलस नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किया जाता है। ये दो हैं, एक तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु, ये तो आपके विटामिन B12 का निर्माण करता है, और एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई नामक जीवाणु ये रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक पदार्थ तैयार करते हैं। और पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। पेनिसिलियम नामक कवक, ये कवक है फंजाई, और इससे जो औषधि बनती है जीवन रक्षक वो थी आपकी पेनिसिलिन। इसका उपयोग टीके एवं प्रतिजीविक के रूप में किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये क्वेश्चन मित्रों काफ़ी बार पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो इसका ध्यान में रखेंगे। और पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि भी तैयार की जाती है। तो इनके नाम याद रखेंगे, थोड़े से अलग हैं, अटपटे नाम हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की बात करें, एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई और पेनिसिलियम, ये सभी औषधि निर्माण में उपयुक्त होते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखिए अब, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? जीवाणुओं की कई प्रजातियों व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को पादप हेतु उपयुक्त यौगिकों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगीकरण कहलाती है। जो भी वातावरण में नाइट्रोजन है आपकी N2, उसको क्या करते हैं, पादपों में जो भी जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं या इसका अपघटन करते हैं नाइट्रोजन का, और तोड़ते किस में हैं, अन्य यौगिकों में जो पौधों के लिए लाभदायक हैं उनमें इनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जीवाणुओं की भूमिका है। उदाहरण दलहनी पौधे जैसे मूंग, मोठ, चना, मटर की जड़ गुलिकाओं में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु, ये देखिए, ये दिखा रखे हैं, गोल गोल दिखा रखे हैं, जड़ों पर लगे हुए, ये आपके राइजोबियम जीवाणु हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अन्य यौगिकों में रूपांतरित करते हैं। एक गतिविधि दे रखी है, देखो गतिविधि 4, मटर या मूंग मोठ के पौधे को जड़ सहित उखाड़िए, पानी से धोकर जड़ों से चिपकी मिट्टी को साफ कीजिए। आपको जड़ों में क्या दिखाई दे रहा है, ये गांठ रूपी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, वह किस कारण बनती हैं, इनका क्या कार्य है, क्या ये सभी प्रकार के पौधों की जड़ों में पाई जाती हैं? इन गांठदार संरचनाओं को जड़ गांठ या गुल्लिकाएँ कहते हैं। जो ये गोल गोल अभी आपने डायग्राम में देखा था, इनको क्या कहते हैं, जड़ गांठें या गुल्लिकाएँ कहते हैं। और ये पाई किस में जाती हैं, जो दलहनी पौधे हैं, दाल वाले पौधे हैं, जैसे मटर है, मूंग है, मोठ है, इनमें सभी में ये देखने को मिलती हैं। इनमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। जो भी ये जड़ गांठें हैं, गुल्लिकाएँ हैं आपकी, इनमें क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में सहायक हैं। अब पौधे डायरेक्ट तो नाइट्रोजन को उपयोग में ले नहीं सकते, तो ये जो राइजोबियम जीवाणु हैं इसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं पेड़ पौधों की, और उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे पौधे हैं उसको उपयोग में ले लेते हैं। नाइट्रेट से भूमि उपजाऊ बनती है। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत यही नाइट्रेट नामक यौगिक है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अभिन्न घटक है। किसान इसी कारण एक वर्ष दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोठ, ग्वार तथा दूसरे वर्ष अनाजी फसल जैसे बाजरा, ज्वार आदि की बुआई करता है। तो फसल को बोने का कारण यही है मित्रों, क्योंकि जो आपके बाजरा, ज्वार हैं उनमें ये जड़ गांठें या गुल्लिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, बल्कि इनमें पाई जाती हैं। और जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन का एक अभिन्न घटक है, प्रोटीन इससे मिलती है। तो इनको बोएंगे आप, मूंग, मोठ, ग्वार को एक साल और दूसरे वर्ष बाजरा, ज्वार, तो भूमि भी उपजाऊ बनी रहेगी और साथ में क्या है, भूमि में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो भी बनी रहेगी। अब देखें नाइट्रोजन चक्र। जब मृत जंतुओं एवं पादपों का अपघटन होता है तब उनमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है।
इस प्रकार प्रकृति में यह चक्कर निरंतर चलता रहता है। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है एवं वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलकर सजीवों में पहुंचना तथा पुनः इनसे नाइट्रोजन का मुक्त होकर वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो इसको देखते हैं मित्रों। जैसे ही कोई जीव मर गया, जैसे ही कोई जीव या पादपों की पत्तियां हैं या घास फूस है, सड़ा गला है, तो उसको गलाने में या मृत जीव हैं इनको टुकड़ों में बांटने का जो कार्य किया जाता है वो आपके किनके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और तोड़ने से जो आपकी इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। जो भी ये जीव मरे हैं, मर्त हैं, इनमें क्या है? नाइट्रोजन गैस है। और जो इनका अपघटन होगा इनके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो इनमें से जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर मुक्त वातावरण में हो जाएगी, वातावरण में या वायुमंडल में आपकी चली जाएगी। यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है, फिर आपने क्या किया? फसल उगाई, दलहनी पौधों को उगाया। यहाँ पर दलहनी पौधों में जो जड़ों में राइजोबियम जीवाणु है, ये इस नाइट्रोजन को वापस लेंगे और किस में बदल देंगे? नाइट्रेट में बदल देंगे, नाइट्रेट में बदल देंगे। इसका उपयोग आप आपके जो पौधे हैं वो कर लेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे नाइट्रेट को, और इससे क्या है? प्रोटीन मिलती रहेगी। फिर मर्त होंगे पौधे, और मर्त होने के बाद में यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। इसको ही क्या कहते हैं मित्रों? नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। और इससे नाइट्रोजन की जो मात्रा है वातावरण में वो भी लगातार बनी रहती है। तो नाइट्रोजन चक्कर अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी मृत जीव हैं उनसे जो नाइट्रोजन गैस निकलती है उसको नाइट्रेट में तोड़कर राइजोबियम जीवाणु क्या है? पौधों तक नाइट्रेट के रूप में पहुंचाते हैं और फिर वापस मर्त होते हैं पौधे, और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। अब देखते हैं, देखो आगे ह्यूमस निर्माण में ये भी देखो, जीवाणुओं के द्वारा पत्तियां, गोबर व अन्य अपशिष्ट पदार्थ अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं। इस कारण मृदा भी उपजाऊ बनती है। यह आपकी खाद है, जो खाद बनती है इनसे, पत्तियां, गोबर व अन्य अपशिष्ट। अगर इनको गलाने का कार्य ये सूक्ष्म जीव नहीं करें तो मित्रों मृदा उपजाऊ नहीं होगी और फसल भी अच्छी नहीं होगी फिर। तो इसमें भी सहायता करते हैं। टूथपेस्ट बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में आपका होता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, तो ये नाम ध्यान में रखेंगे। टूथपेस्ट बनाने में उपयोग में आता है। ये भी क्या आपका सूक्ष्म जीव है। अब देखिए हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों से लाभ बहुत हैं तो हानियाँ भी हैं मित्रों। लाभदायक होने के साथ साथ कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। आइए इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हानिकारक सूक्ष्म जीव निम्नलिखित हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, रोग उत्पन्न, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। वो कौन सा सूक्ष्म जीव है? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। रोग को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु। मनुष्य के क्षय यानी टीबी रोग, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हैजा, मलेरिया, चर्म रोग आदि इन्हीं सूक्ष्म जीवों के कारण फैलते हैं। चाहे आपका टीबी हो, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हैजा, मलेरिया, सारे के सारे रोग किससे फैलते हैं? सूक्ष्म जीवों से। एंथ्रेक्स है मनुष्य एवं जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाला भयानक रोग है एंथ्रेक्स। और गाय में खुरपका एवं मुंह पका रोग वायरस द्वारा होता है। जो गाय के खुर हैं, मुंह हैं, वहाँ पर फफोले बन जाते हैं, ये भी वायरस के कारण होता है। विषाणु जो आपका सूक्ष्म जीव है। नींबू का कैंकर, ये जीवाणु जनित है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु जनित। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नींबू का कैंकर रोग जीवाणु जनित है, कवक जनित है, या एलगी है, प्रोटोजोआ है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने वाली लाइनें हैं। नींबू का कैंकर जीवाणु जनित है। गेहूं की रस्ट, ये कवक जनित है। भिंडी का पित्त सिरा मोजकिया, यह आपका वायरस जनित है, विषाणुओं से होता है। भिंडी का पित्त सिरा मोजक और गेहूं की रस्ट, ये कवक जनित। नींबू का कैंकर जीवाणु जनित। तो इनसे देखो अनेक प्रकार के रोग जो भी उत्पन्न हो रहे हैं ये सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। तो यह हानि हो गई एक। और दूसरा देखते हैं, खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाना। खाने वाले पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो खाते हैं अपन, उनको भी हानियाँ पहुंचाते हैं सूक्ष्म जीव। अनाज हैं, दालें, पके हुए फल, भोजन, अचार आदि सूक्ष्म जीवों के कारण खराब हो जाते हैं। अतः इन्हें सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना, खाद्य पदार्थों को जहरीला बना देते हैं। ये देखो यहाँ पर कवक द्वारा संक्रमित नारंगी का फल, देखो सफ़ेद सफ़ेद संरचना कवक, कवक है आपका, ये बन जाती हैं, सड़ा देते हैं इसको। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, जिससे इन्हें ग्रहण करने वाले को उल्टी दस्त होने लगती है और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु है वो खाद्य पदार्थों को विषाक्त करता है मित्रों। बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करना, बहुमूल्य बहुत सारी कीमती वस्तुएं उनको भी नष्ट कर देते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे कपड़े हैं आपके, कागज है, लकड़ी, चमड़ा आदि से बनी सभी प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं को सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। अब देखिए आगे, सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु सामग्री का उचित रख रखाव किस प्रकार से करें? इनको बचाना भी आवश्यक है। कुछ उपाय कर सकते हैं जिनके द्वारा आप बचा सकते हैं इसको।
हानिकारक सूक्ष्मजीवों से बचाव के उपाय देखो, घरों में अनाज, दालें, कपड़े आदि को समय समय पर धूप में सुखाना चाहिए। अगर नमी में रखेंगे, नमी युक्त वातावरण होगा तो वहाँ पर सूक्ष्मजीवों का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है। इसलिए अनाज, दाल, कपड़े इनको घर में आपने देखा होगा धूप में सुखाते भी हैं। पकाई हुई दाल, दूध आदि भोज्य पदार्थों को ठंडी जगह में रखें। पकाई हुई दाल हो चाहे दूध हो तो इनको फ्रीजर में रखते हैं अपन। और अचार में तेल, मुरब्बों में शक्कर आदि डालना। अचार है जो आपका, उसमें तेल डालते हैं या तो अपन सुरक्षा के लिए, और मुरब्बों में क्या डालते हैं, शक्कर डालते हैं। तो ये भी याद रखें, तेल है ये सूक्ष्म जीवों से बचाता है, शक्कर है आपकी वो भी बचाती है। सिरके का उपयोग कर भोज्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एसिटिक अम्ल में आपका सिरका पाया जाता है। धान एवं दालों में पारद गोली या नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। या तो पारद गोली जो मार्केट में मिलती है उनको रख सकते हैं, या नीम की पत्तियों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। जो भी अनाज जहाँ पर रखा है, दाल हो चाहे अनाज हो, उनके पात्रों में अगर नीम की पत्तियों को आप रख देंगे तो वहाँ पर भी सूक्ष्म जीवों का प्रभाव कम देखने को मिलेगा। अब देखिए, खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं। खाद्य परिरक्षण, हम घर पर बचे हुए भोजन को किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं। खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड में क्या परिवर्तन होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन स्वयं दूषित होने पर क्या होता है। क्या भोजन का स्वयं दूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखते हैं गतिविधि 5 में। घर पर रखे हुए आमों को कुछ दिन ऐसे ही बाहर पड़ा रहने दीजिए। 6-7 दिनों बाद उन्हें देखें कि क्या होता है, ये सड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आम तो सड़ गए हैं, परंतु आपकी दादी जी, माता जी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक खराब नहीं होता है। आम तो सड़ जाते हैं, 5-7 दिन आप बाहर रखते हैं खुले वातावरण में तो आप देखते हैं कि आम सड़ जाते हैं, काले काले ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। परंतु जो अचार रखा जाता है वो सालों तक खराब नहीं होता है मित्रों। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण द्वारा ही संभव है। तो खाद्य परिरक्षण क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन, क्या नाम दे रखा है, प्रिजर्वेशन। देखिए इसको देख लेते हैं। खाद्य परिरक्षण, खाद्य पदार्थों व भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षण कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ खाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनकी पौष्टिकता है, गुणवत्ता है, वो वैसी की वैसी बनाए रखने के जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षण कहते हैं। और तरीके क्या हैं इसके, किस प्रकार से खाद्य परिरक्षण किया जा सकता है। तो पहला है शीतलन या रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया में तापमान कम होता है। कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की जो जैविक क्रिया की दर है उसमें अत्यधिक कमी आ जाती है, जिससे इनकी वृद्धि नहीं होती है। अतः रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने पर खाद्य सामग्री जल्दी से खराब नहीं होती है। तो फ्रिज में रखते हैं अपन सामान, बहुत सारी सामग्रियाँ। कम ताप पर खाद्य पदार्थों को रखने की विधि को ही रेफ्रिजरेशन या शीतलन कहते हैं। आजकल किसान एवं व्यापारी फलों, सब्जियों आदि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीत गृहों या कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े जो रेफ्रिजरेटर हैं आपके वो बना लिए जाते हैं, उनमें क्या करते हैं, इन जो भी आपके हैं फल हों, सब्जियां हों, इनको रखा जाता है। तो ये है खाद्य परिरक्षण का सामान्य तरीका, शीतलन। अब देखते हैं दूसरा, निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन। देखिए 1 दशक पहले तक है इंजेक्शन लगाने से पूर्व कांच के सिरिंज व सुई को उबलते हुए पानी में गर्म करते थे। इन्हें गर्म क्यों करते थे, गर्म करने से जीवाणु रहित हो जाते थे। आजकल अस्पतालों में किस प्रकार के सिरिंज काम में ली जाती है, सुई किस प्रकार की काम में ली जाती है। आजकल काम में ली जाने वाली सिरिंज व सुइयाँ निर्जमीकृत होती हैं तथा इनका एक ही बार उपयोग किया जाता है। सुई को देखा होगा, पहले के समय में क्या करते थे कि उसको गर्म पानी में डाला, वही सुई इस्तेमाल वापस करते थे। लेकिन आजकल क्या कर दिया, नहीं, जैसे एक पेशेंट के एक इंजेक्शन लगा दिया तो उस सिरिंज को बदल देते हैं। और कुछ जो कीमती हैं सिरिंज तो उनको रोगाणु मुक्त भी किया जाता है। जैसे इंजेक्शन की सिरिंज एवं सुई को उबलते जल में गर्म कर रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्जमीकरण कहलाती है। उबलते हुए जल में उनको डाल दिया जाता है और उससे रोगाणु मुक्त हो जाते हैं आपके, उसको क्या कहते हैं, निर्जमीकरण कहा जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट इसी में दे रखा है क्या, ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले औजारों एवं सामग्री को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने हेतु ऑटोक्लेव नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो प्रेशर कुकर की भांति कार्य करता है। पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं, किरणों द्वारा भी वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जाता है। तो ये कुछ हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, ऑटोक्लेव नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, पैराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा भी वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जा सकता है। अब देखिए पाश्चुरीकरण या पाश्चुरीकरण। आजकल डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है। डिब्बों में या बोतलों में बंद दूध व अन्य खाद्य पदार्थों को डिब्बों में अथवा बोतलों में भरने से पहले 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है, काफ़ी बार आ चुका है कि जो डिब्बा बंद है दूध हो या अन्य खाद्य पदार्थ हो उनको कितने डिग्री तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक।
यह प्रक्रिया 2 से 3 बार करने से इनमें उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की यह विधि क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण। पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। 60 डिग्री तापमान पर इसको गर्म करते हैं, 30 मिनट तक गर्म कर फिर ठंडा किया जाता है। इन पाश्चुरीकृत खाद्य पदार्थों को डिब्बों में भरने के बाद उसमें उपस्थित है हवा को निकाल कर बंद कर दिया जाता है, जिससे हवा के अभाव में सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। डिब्बे पर अंकित वह दिनांक जिसके पूर्व है उस खाद्य पदार्थ का उपयोग कर लेना चाहिए, उससे एक्सपायरी दिनांक कहते हैं। तो प्रत्येक डिब्बे पर जो बंद आते हैं या इस प्रकार की सामग्री आती हैं आपकी, चाहे दूध हो या अन्य खाद्य सामग्री, उन पर एक्सपायरी डेट भी लिखी आती है। इसके बाद में इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को खरीदने से पूर्व एक्सपायरी दिनांक अवश्य देखनी चाहिए एवं इस प्रकार के डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का उपयोग एक्सपायरी दिनांक से पहले ही करे लेना चाहिए। निर्जलीकरण देखो, निर्जलीकरण किसे कहते हैं? इसमें खाद्य पदार्थों से जल को निकाल दिया जाता है। जो भी खाने वाले पदार्थ हैं उनसे जल को निकाल दिया जाता है। उदाहरण, अनाज और दालों से नमी हटाने के लिए इन्हें धूप में सुखाया जाता है। तो जैसे उनका अनाज और दालें हैं, उनको आप पीसते हैं, पीसने से पहले सुखाते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? नमी हटाने के लिए। और इसको ही क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहा जाता है। उबाल कर, द्रव खाद्य पदार्थों को उबाल कर उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। उदाहरण, दूध और जल। जो द्रव खाद्य पदार्थ है उनको उबाला जाता है मित्रों। अब इनको सुखाया तो जा नहीं सकता, उबाला ही जा सकता है इनको तो। और धूप में सुखाने वाले उनको धूप में सुखाया जाता है। रसायनों का उपयोग कर ऐसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थ परिरक्षण में मदद करते हैं वे परिरक्षक कहलाते हैं। उदाहरण, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग शरबत, स्क्वाश, केचप आदि के परिरक्षण में किया जाता है। तो ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, सोडियम बेंजोएट, इनका उपयोग किया जाता है शरबत, स्क्वाश, केचप आदि के परिरक्षण में किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये परिभाषा है, वे परिरक्षक कहलाते हैं। कौन? ऐसे खाद्य पदार्थ है जो परिरक्षण में मदद करते हैं। अब देखिए 7वां पॉइंट, आसान आसान पॉइंट है। नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग कर। नमक का उपयोग किया जाता है कुछ में शक्कर का, कुछ में तेल का और कुछ में सिरके का। मांस, अचार, जैम, जेली और सब्जियों के परिरक्षण में नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग भी किया जाता है। सूक्ष्म जीवनाशक पदार्थ देखो कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों का जो नाश करते हैं। गंदे हाथों को धोने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। गंदे आंगन, शौचालय, स्नानघर आदि को जीवाणु रहित करने के लिए फिनाइल का उपयोग करते हैं। जल को जीवाणु रहित करने के लिए, जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये जिसको लाल धुआं बोला जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट और ब्लीचिंग पाउडर, ये पानी में काफ़ी बार डालते हैं। क्लोरीन हो, इनको डाला जाता है जीवाणु रहित करने के लिए। पहले तो कुएँ होते थे, आजकल तो ट्यूबवेलें वगैरह बन गई हैं, तो इतने इनके उपयोग नहीं किए जाते हैं। तो कुओं में इन जो ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, इनको डाला जाता था। इसके अतिरिक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग सूक्ष्म कीटनाशक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। कार्बोलिक अम्ल सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे कीटनाशक हैं, उनके पदार्थों के रूप में किया जाता है। आगे देखिए मित्रों, ये देखिए आपने क्या सीखा, पूरे चैप्टर में आपने क्या सीखा है वो दे रखा है सूक्ष्म रूप में। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। 6 प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव: विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और माइकोप्लाज्मा। दही, सिरका, पनीर आदि के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में ईस्ट, कवक का उपयोग किया जाता है। और क्लोरेला नामक एक कोशिकीय जीव द्वारा खाद्य सामग्री आपकी बनाई जाती है। पेनिसिलिन नामक औषधि पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई जाती है। मटर के पौधों की जड़ों में उपस्थित है जो राइजोबियम नामक जीवाणु है, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदलता है? नाइट्रेट में। और सूक्ष्म जीव पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। आगे देखो, रेफ्रिजरेशन द्वारा वस्तुओं को सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है, फ्रिज के माध्यम से। पाश्चुरीकरण क्रिया द्वारा डिब्बा बंद वस्तुओं को सूक्ष्म जीवों से रहित किया जाता है। तो ये चैप्टर था मित्रों आपका 8वां चैप्टर। और इसमें से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो। अगर विज्ञान सब्जेक्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। अब देखिए अभ्यास कार्य, ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव हैं तो विषाणु, कवक, जीवाणु उपयुक्त सभी हो जाएगा मित्रों, इसमें सारे ही सूक्ष्म जीव हैं। किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो अपने पाठ के अंदर पढ़ा कि सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? विषाणु को। किसको कहा जाता है? विषाणु को। प्रतिजैविक औषधि है पेनिसिलिन, इंसुलिन, अल्ड्रिन, ऑक्सिन। तो प्रतिजैविक औषधि तो आपकी क्या है? पेनिसिलिन।
एक कोशी के जीव कौन सा है? अमीबा होगा, गाय होगी, स्टार फिश या मनुष्य। तो ये आपने पाठ में पढ़ा है कि अमीबा क्या है आपका? एक कोशी के जीव है। तो ये आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। इसमें आपका विषाणु हो जाएगा, इसमें पेनिसिलिन, और इसमें आपका अमीबा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या दे रखा है। रिक्त स्थान दे रखे हैं कुछ, और ये सही मिलान वाले दे रखे हैं। सबको कर लेते हैं अच्छे से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से को देखा जा सकता है। किसको देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से? तो सूक्ष्म जीवों को हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। खालिस्तान नामक एक कोशी के जीव द्वारा खाद्य सामग्री बनाई जाती है। किसके द्वारा? एक कोशी के जीव है जिसके द्वारा खाद्य सामग्री बनाई जाती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? कलोरेला। कलोरेला नामक एक कोशी के जीव के द्वारा खाद्य सामग्री बनाई जाती है। जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो कौन सा जीवाणु है? तो ये मित्रों आपका हो जाएगा राइजोबियम। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम। राइजोबियम जो दलहनी पौधे हैं उनकी जड़ों में गुलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं या गुलिकाओं में उपस्थित रहते हैं। खाद्य पदार्थ से जल को निष्कासित करने की प्रक्रिया को, जल को निष्कासित करने की प्रक्रिया को अभी पढ़ा है, देखो उसको क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण कहा जाता है। अब देखिए मिलान वाले क्वेश्चन हैं, ये भी देख लेते हैं। तैयार हैं? सही मिलान कीजिए। एक तरफ विषाणु राइजोबियम ईस्ट और लैक्टोबैसिलस, और दूसरी तरफ नाइट्रोजन स्थिरीकरण एड्स दही और किण्वन। तो देखिए मिलान करते हैं। विषाणु आपका एड्स रोग उत्पन्न करता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेता है। ईस्ट ईस्ट है बैक्टीरिया, ये किण्वन में सहायक होता है फर्मेंटेशन में। और लैक्टोबैसिलस आपका दही में। तो इस प्रकार से आप इनको मिलान कर सकते हैं। तो ये था मित्रों आज का 8वां चैप्टर आपका 6ठी क्लास का सूक्ष्म जीव। कैसा लगा? अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।